बताइए। मैं फिर से अपने जो भी है जो प्रश्न है उसको मैं वो करता हूं कि जैसे हमने पढ़ा, दर्शन को पढ़ा, उसमें विकसित चेतना के बारे में हमने पढ़ा कि विकसित चेतना में जो भी मानव मानव उसका विषय दृष्टि स्वभाव कैसा होता है। और अभी जो जीव चेतना है उसका भी पढ़ा, उसमें उस आधार पर फिर अपना मूल्यांकन भी हो पाता है कि हम अभी विकसित चेतना में है या अविकसित चेतना में है ना। फिर उससे अपने में ये कामना भी बनती है कि भाई ये विकसित चेतना श्रेष्ठ है, मतलब विकसित चेतना श्रेष्ठ है और हमको भी विकसित चेतना में पहुंचना है, ऐसी कामना भी बनती है। लेकिन उसके लिए जो प्रयास होना है वो नहीं हो पाता। जीने में हम कहीं ना कहीं अविकसित चेतना को ही, मतलब उसके ही कार्यक्रम में उलझे रहते हैं। विकसित चेतना के लिए जितना हमारे को अभ्यास करना था, जिस प्राथमिकता के साथ उसमें अभ्यास करना था, वो नहीं हो पाता है। क्या ये स्वीकार करते हैं कि नहीं? ये है मतलब जो हमने पढ़ा है ना, और जो हम जी रहे हैं उसके बीच की दूरी। वातावरण का अभाव हो सकता है। वो भी एक फैक्टर है, वो भी एक फैक्टर है। वातावरण वैसा नहीं है, वातावरण विपरीत दिशा में है, जो हमेशा जो है जीव चेतना की तरफ ही जो है वातावरण है, तो हमेशा हमारा ध्यान उधर की ओर चला जाता है। एक एक रीजन ये भी हुआ। और क्या सिर्फ वातावरण ही फैक्टर है? खुद में भी इतना विश्वास अभी नहीं बन पा रहा है कि जो परंपरागत लाइफस्टाइल है उससे कट ऑफ होके इस मतलब अस्तित्व से है जो दर्शन है, इसके आधार पर कर पाएंगे, जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे, ऐसा विश्वास अभी नहीं बन रहा है। शायद इसलिए उसको प्रायोरिटी में नहीं ले पाते हैं। बिल्कुल। एक कहे, एक जो भय है उसमें बहुत बड़ा जो मानवीय आचरण की बात करें, उसमें स्वधन स्वनारी दयापुन का है, तो स्वधन एक बहुत बड़ा भाग है जिसमें हमारे जो परिवारगत व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, जो हमारी सुख सुविधाओं का जो भी बना हुआ है, उसके लिए हमने जो भी आजीविका का स्रोत बना के रखा हुआ है ना, वो हमको गलत लगते हुए भी हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक धन भय भी हमको दबाव डालता है, उस धन भय के दबाव में हम आ जाते हैं और गलत लगते हुए भी हम जो है उसको करते हैं। और धन भय सिर्फ वो नहीं, उसकी जगह धन भय जो व्यवहार में भी आता है, कि जब हम एक दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हैं तो उसमें भी वो बेसिकली जो है प्राथमिकता में आ जाता है। एक ये भी कारण हुआ। और बताइए। बताइए सभी लोग सोच के। भैया नमस्ते सभी को। मुख्य कारण तो यही लगता है भैया, पहला तो वातावरण का दबाव बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी एकदम सामान्य उसमें नहीं आया है ऐसा जीना रहना, स्वधन वाला मामला खासकर तो। और स्वधन वाले लोगों को, जैसे किसान वाला काम जो हम स्वधन मानते हैं जिसको, अभी उनकी स्थितियां हम देखते ही हैं समाज में कि सबसे ज्यादा सम्मानीय व्यक्ति सबसे ज्यादा निरीह जैसा दिखता है, हर चीज में दूसरों पर डिपेंड लगता है। तो वो विश्वास नहीं बन पाता, जैसा दीदी ने कहा कि इसके आधार पे जी सकते हैं। दूसरा ये कि अभी जो वातावरण का दूसरा प्रभाव ही बोलेंगे कि अभी पढ़ाई लिखाई को लेकर या वही रोजगार से संबंधित ही चीजें की जो रूप धन पद बल वाली चीजें हैं, ये ज्यादा प्रभावित करती है। और इनके चंगुल से छूटना एकदम सहज आसान काम तो है नहीं। ऐसा लगता है कि ये दबाव इतना काम करता है कि इसमें थोड़ा थोड़ा छूटने में भी ऐसा लगता है कि बहुत दम लग रहा है। तो ये तो आपने जो प्रश्न किया, ये तो हमारा खुद का ही प्रश्न है कि इससे प्राथमिकता कैसे बने। पीड़ित होते हैं तो जरूर लगता है ऐसा कि नहीं ये चीज ठीक है, इसी को फॉलो करना चाहिए।
लेकिन जब तक पीड़ित होते हैं तब तक ही उस तरफ ध्यान जाता है, और नहीं तो हम भी उसी रंग में रंगते रहते हैं, तो हमें भी वही चीजें अच्छी लगती है। तो एक सामान्य सभी को मुझे लगता है कि ये चीजें ही सबसे ज्यादा प्रभावी कारक है, वातावरण अभी जो चल रहा है। दूसरा इसमें जो एक खास चीज लगती है प्रैक्टिकली जीने की जगह पे, मतलब इम्प्लीमेंट करने की जगह पे, कि इसमें हर मानव को एक सा बोलते हैं। हर मानव मतलब कोई समाज नहीं, हर एक व्यक्ति, हर इंसान को मानव, एक मानव ही है ऐसा सोच के। लेकिन परंपरा में, समाज में अभी ऐसा सोचना बिल्कुल पॉसिबल नहीं लगता है। अभी ऐसा है, घर में पड़ोस वाले पे हम विश्वास नहीं कर सकते, हर पूरे मानवों को एक दृष्टि से देखने वाली तो जागृत मानव वाली स्थिति है। तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा लगता है भैया, असुरक्षा वाला, भय वाला, है ना। एक तो स्वधन वाला है ही है, दूसरा जो असुरक्षित वातावरण है समाज में। हम ये पढ़ते हैं तब तक तो ये चीजें ठीक लगती है, लेकिन जब हम देखते हैं अपने आसपास, उन चीजों पे नजर दौड़ाते हैं, आसपास होने वाली घटनाओं को देखते हैं, तो फिर लगता है कि ये केवल पढ़ने की चीजें हैं, जीने की जगह पे तो और दूसरा ही व्यवहार करना है, दूसरे ही कार्य करना है, दूसरा ही आचरण करना है। तो हमको खुद को, अपने आप को सेफ करने के लिए भी बहुत सारी चीजों से हम प्रभावित होते ही हैं। मैं अपनी बात अच्छे से पहुंचा पा रही हूँ कि नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे ये कुछ मुख्य कारण लगते हैं भैया, जो इसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत दम लगता है, बहुत ही अधिक। बिल्कुल दीदी। धन्यवाद। और कोई? और कोई? नमस्ते सर। भैया, मुझे दया पुण्यकारी व्यवहार करने में समझ में नहीं आता, व्यवस्था इतनी है ना। तो अभी वो दया पुण्य का व्यवहार क्या है क्या नहीं है, ये स्पष्ट नहीं होता। और भैया इसमें सबसे बड़ा एक फैक्टर लगता है कि परिवार में एक सूत्रता, कम से कम हम अपने आप में जीने में उस समय में भी सोच सकते हैं, जैसे खुद पे काम करो, ये तो है ही, इसमें खुद पे काम करो, लेकिन कम से कम परिवार में एक सूत्रता रहे तो शायद ये इम्प्लीमेंट करना और आसान हो जाए, और हल्के ढंग से स्मूथली हम कर पाए इसको। पर अभी ऐसा होता है कि खुद में ही इतना द्वंद्व है, उसके बाद परिवार में आपस में इतनी उलझने हैं, फिर मतलब जिस जिस क्रम से आगे बढ़ते जाते हैं तो वो द्वंद्व बहुत ज्यादा दिखता जाता है, तो वहां पर फिर सब हथियार डलते जाते हैं, ऐसा लगता है। बढ़िया। और कोई? जैसे ही दीदी ने बोला, मुझे उससे उल्टा लगा कि जितना आप दर्शन को पचाते जाते हैं, अपनी समझ बनाते हैं, आपके व्यवहार में चेंज आने से जो सामने वाला है वो कुछ लोग ज्यादा समय लगा सकते हैं, कुछ कम लगा सकते हैं, पर धीरे धीरे आपकी स्थिरता को देखते हुए आप में उनका विश्वास बढ़ता है। इससे आपको और उत्साह होता है और आप उलझते नहीं और निकलते चले जाते हैं। अब मैं ही दिन भर में देखूं तो मैं अलग अलग लोगों से जैसे डील करती हूँ, और बिल्कुल निरंतरता तो नहीं कह सकती कि हर एक को जीवन रूप में देख पाती हूँ, पर अब जैसे घर में काम करने वाले लोग भी आते हैं, घर में परिवार के सदस्य भी हैं, तो उनके साथ ऐसा नहीं है कि हर समय ही ध्यान रहता है जीवन रूप में, पर ये है कि जहाँ कहीं उलझन होती है और ये लगता है कि ये सामने वाले का व्यवहार ठीक नहीं है, चाहे घर में काम करने वाले ही हैं, आप उनके साथ बिल्कुल न्याय करने की कोशिश भी करते हैं, उनको उस तरह से सो कॉल्ड समाज में वो स्तर ना होते हुए भी उनको कोशिश करते हैं कि आप उनको उस प्यार से अपने बच्चों की तरह रखें। तो 1 मिनट को तो छटपटाहट होती है कि ये अभी तो समाज तैयार नहीं है इस चीज के लिए, तो बहुत समय लगेगा। फिर लगता है कि तुम्हें वो करके सेटिस्फैक्शन हुई कि नहीं हुई। फिर दोबारा जब अपना जो है स्व मूल्यांकन करते हैं, फिर लगता है कि चलो उनका वो भी स्तर नहीं, वो नहीं समझ पा रहे हैं या वो इस दृष्टि से नहीं देख पा रहे, तुम तो देख रहे हो, तुम तो पढ़ रहे हो ये बातें, तुम्हें तो मालूम है। फिर जो है वो
एकदम से और निरंतरता नहीं भी होना, तो सेल्फ रेक्टिफिकेशन से भी रवि काफी फर्क पड़ता है दिन में। और मुझे लगता है कि आपकी जब जैसे जैसे स्थिरता बनेगी ना, उतना ही सामने वाले लोग समझेंगे, दे उनको आप में परिवर्तन लगता है। और जब वो परिवर्तन लगता है तो मुझे लगता है धीरे धीरे चीजें पटरी पे आती हैं। टाइम लगता है, पर हो सकता है। इतना मुझे पता नहीं, या तो मैं गलत समझती हूँ, इतना मुश्किल नहीं लगता है। बढ़िया। कह पाई रवि अपनी बात में? या हाँ तो हाँ, मुझे तो कई बार शुरू में ये लगता था कि दर्शन में इतना कलिशता है ही नहीं, थोड़ी सी तो बात है। तो फिर मैं बार बार हर किसी से पूछती थी क्या मैं गलत समझ रही हूँ। साधन भैया के साथ बहुत चर्चा होती थी, क्या मैं गलत समझ रही? कारण बात तो थोड़ी ही है, पर वही है कि इम्प्लीमेंटेशन कितनी कोई कर सकता है। तो वही बात है, बार बार खुद पे ध्यान जाना पड़ेगा। निरंतरता तो अभी नहीं होती, और पर ये है कि पहले वाले आवेश भी नहीं होते, और आवेश से जो अपने में पीड़ा थी वो कम होती जाती है। मैं ये नहीं कहती कि आप 24 घंटे ये ध्यान रखते हैं कि अगले वो जो सामने वाला है उसको भी पूरी तरह समझ नहीं है, पर चाहता वो भी सुख है। इतना पॉसिबल नहीं होता। पर हाँ, जब भी ऐसा हो कि किसी तरह के द्वंद में फंसे, तो 2 मिनट रुक जाएं, रिएक्ट ना करके रिस्पॉन्ड की सिचुएशन में आए, एक कदम पीछे हो जाएं, सोचें। खुद को खुद पे काम करने वाला काम है, मुझे जो लगता है मोटा मोटा, है ना? तो ऐसा ऐसा करके ट्राई करें तो मुझे लगता है इट विल वर्क। बहुत बढ़िया। बढ़िया बात बताई दीदी आपने, क्योंकि कोई भी सिचुएशन में पहले आप पॉज दे देंगे तो पॉज रुक जाएंगे, तो तुरंत हम सही रास्ते पे आ सकते हैं। भैया मैंने तो पहला सूत्र ही दर्शन का ये पकड़ा, क्योंकि मेरे को ना, मैं बहुत रिएक्ट करती थी, और मेरे मन में ये था कि मेरे अंदर भाव ठीक है, मेरा इंटेंशन ठीक है, तो सामने वाला समझेगा ही। पर बाद में समझ आया कि भाव जो है सिर्फ उसको आपका व्यवहार में जो है आना, आपकी वेशभूषा, आपकी मुद्राएं, आपका जो वो भाव जो है वो भी व्यक्त होने का तरीका है। फिर दूसरी बात समझ आई कि रिएक्ट ना करके रिस्पॉन्ड करिए। तो जब वो आपको जो टाइम मिल जाता है ना, और उस टाइम को यूटिलाइज करिए दूसरे को देखने के साथ साथ अपने को देखने में। पहले अपने को देखेंगे, अपनी स्थिति, तो दूसरे की स्थिति ज्यादा समझ आ जाती है। होता क्या है, हम आवेशित होके कहते हैं मैंने इतना कुछ किया, देखो मेरे साथ भी होता है। आज सुबह की बात है, मैंने एक बच्ची है, वो मुस्लिम है, यहाँ थोड़ी ऑर्थोडॉक्स कॉलोनी है, तो मैंने उसको काम पे रखा, क्योंकि यहाँ काफी लोग मुझे समझते हैं कि आंटी जो कहती है वो ठीक होता है। यहाँ थोड़ा सा उस तरह से एक उस लेवल पे समझते हैं मुझे। बच्चों की परवरिश को लेके भी छोटी लड़कियां आके पूछती हैं इस केस को ऐसे कैसे करें। तो मैंने उस बच्ची को अपने पास रखा ये सोच के कि चलो थोड़ा चेंज आएगा इनकी थॉट प्रोसेस में, कि धर्म से, जिसको ये धर्म मान रहे हैं उससे, है वो भी ह्यूमन बीइंग। और मेरे मन में कहीं वो अपने को लेके मैंने अधिमूल्यन अपना कर रखा था। इस पॉइंट पे मैं खुश थी इस बात पे। तो अब जब वो बच्ची जो है उसकी आज ईद थी, और मेरे घर गेस्ट आने थे, और कहीं ऐसा हुआ, मुझे लगा इसको थोड़ा और कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए था। मैंने इसके साथ ये किया, फिर मुझे ये लगा कि ये तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उसको एक तरह से यहाँ पे किया, और मैं अब एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो मुझे आउट ऑफ द वे जाके मुझे वो करे। तो फिर तो मैंने क्या ही सीखा, मतलब जीवन विद्या की मैं बात कर रही हूँ आपने। तो मतलब समय लगता है, अपने को सही करना ही पड़ेगा, क्योंकि सही तो नहीं ही मालूम था ना, तभी तो पीड़ा भी थी। पर मुझे ये लगता है कि आवेश काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। बजाय वो एक बहन ने बोला ना कि आगे फंसते चले जाते हैं, मुझे लगता है निकलते चले जाते हैं। रास्ता ठीक पकड़ो, कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम। ये फंसने का काम नहीं है, बहुत निकलने का काम है। पर वो समझ ना पड़ेगा कि कहाँ दूसरे को देख रहे हैं, और अगर पहले दूसरे को देख के आवेश आ रहा है ना, तो स्टेप बैक, रुकें, रिएक्ट ना करें। तो धीरे धीरे मुझे लगता होगा। मुझे भी समय लग रहा है, मैं तो बहुत 2-3 साल से ही जुड़ी हूँ दर्शन से, पर खुद में एक बहुत शांति का अनुभव करती हूँ मैं। शांति शब्द अब पता नहीं ठीक भी ले रही हूँ या नहीं, क्योंकि सुख शांति अब पता नहीं वृत्ति और चित्त के उसमें अभी पहुंची हूँ या नहीं।
पर ऑन द होल एक बड़ी सुखद सी स्थिति है। तो जैसे रोड पे भी चले जाते थे, काफी समय हम लोग बाहर रहे, तो इंडिया वापस आने के बाद एक तरह का बहुत व्हाट वुड आई से, आई मीन हिंदी का शब्द है, बड़ी फ्रस्ट्रेशन सी होती थी कि इतना हॉर्न क्यों मार रहे हैं, जाना सबने वही है, लाल बत्ती है, पीछे से हॉर्न करे जा रहे हैं, और परेशानी होती थी देख के। अब जो है वो धीरे धीरे सहजता आ रही है, समझ आ रहा है कि अच्छा इनका अब धीरे धीरे कुछ नहीं कर रहे हैं तो हॉर्न पे ही वो कर देते हैं कि हॉर्न ही बजा देते हैं, तो अब हल्की सी स्माइल आ जाती है। तो मतलब खुद के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। और जैसा भैया ने बोला कि वातावरण तो नहीं है देखिए, और वातावरण की वेट करेंगे तो शायद उसमें हजारों साल भी लग सकते हैं, 100 200 500 साल। शुरू में मुझे ये लगता था कि अभी ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है, तो कर ही नहीं पाएंगे, तो वो एक अनिश्चितता आती है इनिशियली कि जब समाज ऐसा हो ही नहीं पाएगा तो तुम क्या कर लोगे, जैसे अकेला चना का। पर फिर समझ में आया कि अपने को ठीक करने में अपने लिए पहले स्वार्थियों के सोचो, अपना सोचो पहले, और अपने में अगर धीरे धीरे वो बहुत सतर्कता धीरे धीरे जो है वो सजगता में बदलेगी, और फिर धीरे धीरे स्थिर होता चला जाएगा। हर नई इंसिडेंट में हर बार वो सोचना पड़ेगा, नो डाउट अबाउट इट। पूरी निरंतरता सोचिए कि हाँ आज मैं सबको उस तरह बाबा जी की तरह, फिर तो दिव्य ही हो गए ना। तो बाबा जी को नहीं आता था उस तरह से गुस्सा या आवेश से मुक्त हो गए थे वो। तो पर मुझे ये लगता है कि अच्छा एक विकल्प दे गए हैं बाबा जी, किया जा सकता है इस पे काम। तो पता नहीं मैं अब ठीक समझती हूँ कि नहीं, पर मेरी अपने में तो बहुत स्थिति बहुत सुखद सी बनती जा रही है भैया। बिल्कुल, देखिए है महत्वपूर्ण काम वही। स्वयं में जो सुख शांति यदि मिल रहा है, इसका मतलब हमारे में उन्नति हो रही है। नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। देखेंगे ये मानव व्यवहार दर्शन में भी जो ये लिखा हुआ है, प्रत्येक इकाई वातावरण के दबाव से क्षुब्ध होकर स्वतंत्र होने के प्रयास में है, साथ में वातावरण से प्रेरित रहता ही है। कितना बढ़िया, प्रत्येक इकाई वातावरण के दबाव से क्षुब्ध होकर स्वतंत्र होने के प्रयास में है। अब उसके आगे लिखा हुआ है, चैतन्य सृष्टि में मानव इकाई के जागृति पूर्वक स्वतंत्र होने की व्यवस्था है। चैतन्य सृष्टि में मानव इकाई के जागृति पूर्वक स्वतंत्र होने की व्यवस्था है। यहां स्वतंत्रता का अर्थ सबसे अलग होने से नहीं है। फिर स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? स्वतंत्रता का अर्थ है अपने को वातावरण के दबाव, ऐसी में गई ना, तो मैंने स्वतंत्रता का अर्थ है अपने को वातावरण के दबाव से मुक्त कर लेना तथा सहअस्तित्व सहज व्यवस्था में संगीतमय रूप में प्रमाणित करना। फिर से बात है कि हम सब ये वातावरण के दबाव से मुक्त होने की ही बात कर रहे हैं। जितने भी अभी डिस्कशन हुआ ना कि वातावरण, उससे वातावरण से दबाव से मुक्त होने का ये मतलब नहीं है कि हम वो वातावरण से अलग हो गए। अब ये मानते हैं कि वातावरण को हमने खत्म कर दिया, वातावरण को खत्म किया ही नहीं जा सकता। उसका मतलब बता रहे कि वातावरण से मुक्त कर लेना का मतलब सहअस्तित्व सहज व्यवस्था में संगीतमय रूप में प्रमाणित करना। मानव इकाई में इसकी पूर्ण संभावनाएं हैं तथा जागृत मानव ने स्वतंत्रता की अनुभूति भी की है। तो ये ध्यान दिला रहे हैं कि जागृत मानव ने इस तरीके की वातावरण से जो दबाव है उससे मुक्त होकर के उसका अनुभव किया है। उसके रूप में देखेंगे एक प्रमाणित व्यक्ति के रूप में बाबा जी थे, जो इसी वातावरण में रहते हुए वो स्वतंत्रता के साथ जिए, दबाव मुक्त विधि से जिए। तो बार बार मैं एक ही चीज कहूंगा कि ये सारी समस्याएं हैं, वातावरण का दबाव है, अभी हम स्वतंत्र नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब हमको स्वीकार करना पड़ेगा वातावरण का दबाव हम पे होगा। तो अब इसका उपाय क्या? दबाव होगा तो उससे हम क्षुब्ध भी होंगे, पीड़ित भी होंगे। तो बार बार हमको दर्शन पढ़ने से ये ध्यान जाएगा कि ये जो दबाव आ रहा है, उस दबाव को हम ये कह सकते हैं कि उस दबाव से मुक्त होने का उपाय क्या है, उस क्षुब्धता से मुक्त होने का उपाय क्या है।
क्या वातावरण को बदल देने से वो हो जाएगा, या फिर मेरे में जागृति होने से वो दबाव मुक्त हो जाएगा? ये दो चीजें हैं ध्यान से। क्या वातावरण को बदलने से होगा, या वातावरण वैसे रहते हुए भी यदि मैं जागृत होता हूं तो मैं स्वतंत्रता का अनुभव कर सकता हूं जैसा जागृत व्यक्ति करता है? तो हमारा ध्यान जाएगा किस बात पे? मुझे स्वयं पर काम करना है, ना कि वातावरण से क्षुब्ध होकर के वातावरण को बदलने का या वातावरण को ठीक करने का। उधर की ओर ध्यान नहीं जाएगा, ध्यान हमारा स्वयं की ओर जाएगा। देखेंगे पूरे सृष्टि की रचना ही देखेंगे ना, तो जड़ इकाई में भी ये क्षुब्धता है। इसी क्षुब्धता वस्तु वो देखेंगे वो गठन पूर्णता की ओर जाता है। जो गठनशील परमाणु है वो एक तरीके से भार बंधन और अनुबंधन से वो क्षुब्ध रहता ही है। वो इस दबाव से कैसे मुक्त होता है? गठन पूर्णता होने से उस दबाव से मुक्त हो जाता है। अब जब वो गठन पूर्ण हुआ तो उसमें दूसरे तरीके के आ गए दबाव, जिस दबाव की बात अभी हम कर रहे हैं, आशा बंधन, विचार बंधन, इच्छा बंधन, जो ये भ्रमित वातावरण है उसी का ही ये देन है। ये सारे बंधन, इन सारे बंधनों से मुक्ति कैसे होगी? तो क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता होने से होगी। क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता का मतलब जागृति से होगी। तो हम दर्शन पढ़ते हैं तो जो क्या होता है ना, वातावरण से क्षुब्ध हो गए हैं और पीड़ित हो रहे हैं, दर्शन पढ़ने के साथ ही हमारा ध्यान जाता है कि यह काम तो मुझे अपने ऊपर करना है। तो वो जो दबाव पीड़ा थी ना वो कम हो जाती है। हम वातावरण को जो नकारने के थे ना, यार ये वातावरण, मतलब परिवार में जैसे मान लेते हैं कि मतलब एकदम सिंपल सा उदाहरण, पति पत्नी है, ये सब है, यार ये इन सब से हमको दुख ही मिला है, ये सब हमारे जीवन में नहीं होते तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं होती है ना। तो जो संबंधों में जो खटास है वो बार बार हम जो है उस वातावरण को चेंज करने के लिए जो अपने में आशा करते रहते हैं ना, क्या पता कि वो कोई दूसरा होता तो वहां भी वही स्थिति होती। क्योंकि एक भी आदमी तो नहीं दिख रहा है ना, एक भी आदमी इस वातावरण में सुखी तो नहीं दिख रहा। तो हम इसको बदल के कोई दूसरा वातावरण भी यदि हमारे पास होता तो भी हमारी स्थिति वही होती। क्योंकि वातावरण जो है उसके मूल में मेरा खुद का जागृति ना होना ही उस वातावरण का दबाव को झेलना है। वातावरण का दबाव इसलिए है क्योंकि मैं जागृत नहीं। यदि मैं जागृत हूं तो मेरे ऊपर वातावरण का दबाव नहीं है, मैं स्वतंत्र हूं। इस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। तो जब तक हमारा ध्यान वातावरण पे ज्यादा है तब तक हमारे को उसके ठीक होने की आशा बनी रहती है, हम उसको ठीक करने के लिए आशान्वित रहते। और हम दर्शन को पढ़ते हैं तो उसमें ध्यान हमारा स्वयं की ओर जाता है, तो हमको खुद को ठीक करना है, इस ओर हमारा ध्यान जाता है। ये मेजर शिफ्टिंग होता है। बार बार दर्शन पढ़ने से जो मुझे जो अपने में दिखता है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सब का रूट देखेंगे तो मेरे खुद में ही है। जो भी मेरे सुख दुख का कोई भी कारण हो जाए, कितने भी संबंध हो जाए, कोई भी समाज की कुछ भी व्यवस्था का हो जाए, उसका जो कारण है मैं स्वयं हूं। इस ओर ध्यान जाता है तो मेरा स्वयं पर ही काम करना है, इस ओर ध्यान जाता है। स्वयं पर काम करने का मतलब क्या है कि जो मेरी जागृति होनी है, क्या जागृति होनी है? पहला भाग तो धर्मपूर्ण विचार न्यायपूर्ण व्यवहार में स्थापित हो जाना। जो ये कह रहे हैं ना यहाँ पर, ये जो ये लिखा हुआ है कि अपने को वातावरण के दबाव से मुक्त कर लेना तथा सहअस्तित्व सहज व्यवस्था में संगीतमय रूप में प्रमाणित करना। तो ये जो सहअस्तित्व का अनुभव हो जाना, उस व्यवस्था का अनुभव हो जाना, उस व्यवस्था में जीने लगना, उसी को ही बोल रहे हैं धर्मपूर्ण विचार न्यायपूर्ण व्यवहार। मैं उसमें कैसे शिफ्ट हो जाऊं, इसके लिए बार बार हमारा प्राथमिकता बनता है, ना कि हम वातावरण से क्षुब्ध होकर उस वातावरण को बदलने में लगे रहते हैं। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि
हमारे अंदर जागृति के लिए प्राथमिकता कैसे बनेगी, वो अपने स्वनिरीक्षण करने से और इस दर्शन को पढ़ने से, दोनों के संयोग से होगा। दर्शन को पढ़ करके जब हम स्वनिरीक्षण करते हैं तो बार बार अपने को ये प्राथमिकता बनती है कि भाई काम स्वयं पे होना है, और काम क्या होना है उसका भी पता चलता है। तो महत्वपूर्ण भाग जो बार बार मैंने पहले भी कहा कि जीवन की ओर हमारा ध्यान बन जाए, कि जीवन ज्ञान मुझे नहीं हुआ है, जीवन ज्ञान मुझे चाहिए, जीवन ज्ञान मुझे चाहिए, व्यवस्था का ज्ञान मुझे नहीं हुआ है, व्यवस्था का ज्ञान मुझे चाहिए। अभी सिंपल सा एक उदाहरण लेते हैं। हम परिवारों में देखते होंगे ना कि कभी आर्थिक, अभी के समय में देखेंगे सबसे बड़ा एक समस्या आर्थिक समस्या है। हर परिवार में कुछ रहता है। हम उस आर्थिक समस्या के निवारण के लिए हम अपना कितना कल्पनाशीलता लगाते हैं, पूरा जी जान लगाते हैं ना उस समस्या से मुक्त होने के लिए। हमारा प्राथमिकता में वो बना रहता ही कि नहीं रहता है? हमको सोचना पड़ता है, हमारे को सोचना नहीं पड़ता, वो सहज ही आते रहता है कि यार कैसे पैसा आएगा, कैसे पैसा आएगा, कैसे वो आवश्यकताएं पूरी होगी। होता है कि नहीं होता है? आप लोग बताइए। बताइए, जहां प्राथमिकता रहती है वो अपने आप ही ध्यान रहता है कि नहीं रहता है, कि हमको बनाना पड़ता है? सही बात है। अभी के समय में मैक्सिमम लोगों को देख ले, पैसे को ही लेके देख ले, क्या उनको बलपूर्वक ध्यान लगाना पड़ता है कि भाई मुझे पैसा कमाना है, या अपने आप ही उनका ध्यान रहा था कि भाई मुझे पैसे कैसे आएंगे? उसके लिए जो भी उनको करना है, विचार में श्रम, व्यवहार में श्रम, कार्य में श्रम, वो सब अपने आप ही होता है या नहीं होता है? देखिए इसको। क्या लगता है आप लोग बताइए, तो श्रम होता है कि नहीं होता है? दिन भर ज्यादा समय उसमें ही उलझे रहते हैं, अंदर से और बाहर से। बिल्कुल। बाकी लोग? भैया नमस्ते। क्या नमस्ते। आज जो बताया आपने, ये बहुत दिन से प्रश्न बन रहा था और बहुत ही बढ़िया बताया आपने। परिवार वाला जो है दीदी ने भी शेयर किया था, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि परिवार के अंदर तो ये जो वातावरण है इसको छोड़ के ही जाना है, मगर आपने तो बहुत बढ़िया से रखा। ये भी ध्यान आ रहा था कि दोनों में उलझे हुए रहना जैसा लग रहा था कि नहीं अमरकंटक चला जाऊं कि कहीं पे चला जाऊं जहाँ पे ये बढ़िया से होगा। सूचना तो आ जाएगी, मगर आपने जो खुद में ध्यान देने वाली बात बताया है वो बहुत बढ़िया था। और दूसरा जो है खुद में वो स्व निरीक्षण से मैं जो पता कर पा रहा हूँ वो दृढ़ संकल्प नहीं बन पा रहा है भैया। इसके लिए फिर रात को जब बैठता हूँ खुद के साथ तो फिर वो थोड़ा पीड़ा भी होता है। अरे मैं तो फिर देख रहा हूँ कि नहीं वो दृढ़ संकल्प नहीं है, इसलिए हो रहा है। एक आराम जोन में हूँ, सब कुछ आराम से चल रहा है ऐसा लग रहा है। और मेरे में जो खुद में जो कमी है ये वाला है, दृढ़ संकल्प नहीं हो रहा है। फिर वो सड़ावस में आ जाता हूँ। वो आता हूँ तो ऐसा नहीं कि सूचना नहीं है, जानबूझ के आता हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है भैया। बिल्कुल दृढ़ भैया। संकल्प एक में और काम करना पड़ेगा। यही महत्वपूर्ण है, दृढ़ संकल्प का मतलब प्राथमिकता में आ जाना, यही मुद्दा है। इतने तक का ही मुझे लगता है श्रम है, वो होने के बाद ना गाड़ी आगे बढ़ जाती है। ये एक महत्वपूर्ण, हर तरीके से दर्शन को तब तक पढ़ते रहना, सोचते रहना जब तक जीवन ज्ञान हमारी प्राथमिकता में नहीं आ जाता है कि इसके बिना अब मेरा जीना नहीं होगा। सिंपल सी बात है ना, आप 2 दिन भूखे रहे या 1 दिन भूखे रहे, है ना, अब आपको उस समय कोई विचार नहीं आता, एक ही विचार आता है कि भोजन कहाँ से मिलेगा, या अन्यथा कुछ और विचार आता है? बताइए ना। यदि भूखे हो, बहुत जोर की भूख हो, आपका ध्यान किधर की ओर जाता है? भोजन की ओर ही जाता है ना। उसी तरीके से जो जब भूखे रहने पर जब भोजन की प्राथमिकता बन जाती है, जीवन ज्ञान की प्राथमिकता हर समय बन जाना, कि जीवन ज्ञान यदि नहीं होता है मुझसे जीना नहीं बनेगा, व्यवस्था का ज्ञान मुझे नहीं होता है मुझसे जीना नहीं बनेगा।
और इन दोनों के बाद जो एक और तीसरा व्यापक का ज्ञान होना, उसकी जिज्ञासा बन। तो व्यापक की जिज्ञासा चलिए उसको हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन ये दो चीज जो हमारे जीने से बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है, एक तो जीवन ज्ञान, जीवन ज्ञान के साथ ही बहुत सारी देखने की दृष्टि बदलती है। न्याय की दृष्टि जीवन को ध्यान में रख के बनेगा ही नहीं। धन भय जीवन ज्ञान हुए बिना जाता ही नहीं है। प्राण भय जीवन ज्ञान हुए बिना जाता ही नहीं है ना। 4 विषय 5 संवेदनाओं पे नियंत्रण जीवन ज्ञान हुए बिना जाता नहीं है। तो ये सारी जो चीजें हैं, अच्छा फिर न्याय की बात करेंगे तो न्याय के लिए व्यवस्था का ज्ञान हुए बिना जाता ही नहीं है। तो हमारे अंदर इसकी प्राथमिकता हो जाना कि ये ज्ञान हमारे लिए आवश्यक है जीने के लिए। जब तक ये नहीं संकल्प बनता है कि इसके बिना मैं नहीं जी पाऊंगा, हमको दबाव पूर्वक, हठ पूर्वक इस बुक को पढ़ते रहना, स्वनिरीक्षण करते रहना पड़ेगा। कोई और विकल्प तो मुझे नहीं दिखता, क्योंकि अभी फिर से बताया ना, जैसे ही हमारा जो पुराना अभ्यास है बेहोशी में जीने का, क्या बेहोशी में जीने का, वो मन के आधार पर चित्तवृत्ति का काम करना शरीर मूलक विधि से, वो अभ्यास हमने कई शरीर यात्राओं में कर लिया है, इस शरीर यात्रा में भी किया है। तो ये सब पढ़ते समय दबाव जैसा लगता है कि हमको कुछ तो अनुभव के लिए प्रयास करना चाहिए, कुछ जागृति के लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन जैसे ये छूटता है हमारा पुराना जो अभ्यास है वही हमको ढकेल देता है, हम उसी में ही चले जाते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण भाग है जिज्ञासा का बनना, प्राथमिकता का बनना, निष्ठा का बनना, इसको जो भी कहे। अभी महत्वपूर्ण भाग इसलिए कह रहे हैं जो वातावरण प्रतिकूल है, जीवन ज्ञान की ओर कोई संकेत है ही नहीं। जिस वातावरण में हम पले बढ़े उसमें जीवन ज्ञान की ओर कोई संकेत है ही नहीं। अभी भी देखेंगे ना, कई सारे लोग जो है प्रेरणा के स्रोत बने, वो बेसिकली कहीं ना कहीं जीवन ज्ञान की ओर संकेत किया ही। जैसे मान लेते रामकृष्ण परमहंस हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, और ऐसे जो भी और जो हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, स्वामी योगानंद जो थे, उनके भी पढ़े, उससे भी कई लोगों को प्रेरणा मिली। ज्ञान हुआ नहीं हुआ, लेकिन प्रेरणा तो मिली। क्या चीज की प्रेरणा मिली? कि जितना दिख रहा है यही वास्तविकता नहीं है, इससे अलग हट करके कोई एक और चीज है, उसकी ओर तो इंडिकेशन मिलता है उनको, लोग आकर्षित होते ही हैं। तो ऐसे जो भी अभी भी सोर्स हैं समाज में जो आपको वास्तविकता की ओर ध्यान दिला पाते हैं, जो एक भौतिक संसार ही दिख रहा है वही एकमात्र सत्य है, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से ये भौतिक संसार ही दिखता है। चैतन्य संसार इंद्रियों के माध्यम से नहीं दिखता, और इंद्रियों के माध्यम से ही हमारा एक अभ्यास बना हुआ है चीजों को परसीव करने का। तो कितना भी दर्शन में कहा जाए जीवन 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 की बात, हम 1000 बार पढ़ लिए हों तो भी हमारे लिए जीवन ज्ञान प्राथमिकता में नहीं आता। जीने में तो जो है भौतिक संसार ही, भौतिक सुख सुविधाएं ही प्राथमिक हो जाती। बहुत कठिन एक तरीके से कहें कि स्थिति है वातावरण ठीक नहीं होने का। यदि वातावरण अच्छा होता तो शायद इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये सारे जो बीज रूप में जीवन ज्ञान के प्रति जो भी ध्यान दिलाना है वो बचपन से ही चला गया होता। वो नहीं जाने के कारण थोड़ी सी दिक्कत तो है। फिर भी यही है कि फिर हम वातावरण को दोषित करते रहें, या वातावरण ठीक होने का इंतजार करते रहें, या फिर हमारे पास स्कोप है कि ये वातावरण ऐसा रहते हुए भी हम काम कर सकते हैं। मानवीय परंपरा बनने में 1000 साल लगेंगे, तब तक क्या हम इंतजार करें? हमको अपने ऊपर काम करने से तो कोई रोका नहीं। मानवीय परंपरा बनेगा भी उसी विधि से कि हम इसमें से कुछ लोगों को आवश्यकता लगेगी और वो काम करने लगेंगे अपने ऊपर, इसी विधि से मानवीय परंपरा बनेगी। यदि सभी इंतजार करेंगे मानवीय परंपरा का तो कभी बनेगा ही नहीं। तो कुछ लोगों को महत्वपूर्ण लगेगा, वातावरण की जगह स्वयं पर काम करना महत्वपूर्ण लगेगा, वो स्वयं पर काम करेंगे, जागृत होंगे और वो मुक्ति का प्रमाण देंगे, उससे दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा मिलेगी।
जैसा बाबा जी ने किया। इसी वातावरण में रहते हुए वो इस वातावरण के दबाव से मुक्त हुए और इसका प्रमाण उन्होंने प्रस्तुत किया। इससे बाकी लोगों को प्रेरणा मिली, वो भी उस दबाव से मुक्त होने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आप हम लोग हैं, सब लोग शामिल। ठीक है, प्राथमिकता कैसे बने, इसी पर ही आज का पूरा डिस्कशन जो है मेरे को लगता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। जी भैया, आपने आप भी बोले। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। आपने अभी बोले भैया कि हमको दिखता तो जड़ ही संसार है, मतलब वस्तु वाला ही, चैतन्य में हमको नजर नहीं आता, इसलिए हम उससे एकदम से कनेक्ट नहीं होते हैं, वहां ध्यान देकर ही होना पड़ेगा, ऐसा लगता है। तो सामान्य रूप से तो भैया वहां ध्यान जाता नहीं है, तो प्राथमिकता बनती नहीं है। तो उसके लिए ऐसा डे टू डे लाइफ में क्या कर सकते हैं, कैसे प्रयास करें कि जैसे हम हर चीज का अपना भौतिक चीजों के लिए जैसे हमारा ध्यान बना ही रहता है, ऐसा ही हमारी इस तरफ भी ध्यान बना ही रहे और वो हमारी निरंतरता में आ जाए कि हम उसके लिए भी काम करना है या उस तरफ भी सोचना है, हमारी प्राथमिकता बन जाए। कैसे? देखिए दीदी, इसके लिए जो मेरे को अनुमान बनता है कि पहले तो जो दर्शन को पढ़ करके हम चित्त में मान्यता के रूप में चीजों को लाते हैं, चित्त में मान्यता के रूप में जीवन है, व्यवस्था है, ये सारी मान्यताओं को चित्त में लाते हैं मान्यताओं के रूप में, और वो मान्यताओं एक को मिनट लाते हैं, है ना, और उसके अनुसार जो है हम उस मान्यताओं के अनुसार हम जीने का भी प्रयास करते हैं। तो उससे हमारे को अपने में एक गुणात्मक परिवर्तन जैसा दिखता है। बिना जीवन ज्ञान हुए जीवन की मान्यता के साथ जब हम जीने का अभ्यास करते हैं तो हमारे को पहले से ज्यादा आराम दिखने लगता है। पहले से जितनी ज्यादा गलतियां करती हैं उन गलतियों पे नियंत्रण दिखने लगता है। हमने सिर्फ मान लिया कि भाई जीवन ही वास्तविकता है ना, उस आधार पे जो 4 विषय 5 संवेदनाएं हैं उसके प्रति भी आकर्षण कम होता हुआ दिखता है। जितना पहले हम अन्याय कर रहे होते हैं वो अन्याय भी कम होता हुआ दिखता है। तो इससे हमारा उसके प्रति जो एक्सेप्टेंस है वो बढ़ता है कि मान्यता होने से ही हमें इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो हमको इसको पूरा करने के लिए जानने का प्रयास करना चाहिए। वही हो भी रहा है, इसकी अभी हम लोगों के साथ वही पहली हो भी रहा है, प्राथमिकता हम लोगों के साथ दीदी यही हो भी रहा है। ये दर्शन आ गया है तो कहीं ना कहीं हमारी मान्यता में वो सारी चीजें आ गई हैं, और कहीं ना कहीं वो मान्यताएं कुछ आंशिक रूप में हमारे जीने में भी आ रही हैं। इसीलिए हमारा इसके प्रति आश्वस्ति भी बना हुआ है। अब वो आश्वस्ति को अपने को देखना चाहिए कि हमारा इस दर्शन से जुड़ने से हमको कुछ आराम हुआ है या नहीं हुआ है। वो आराम हुआ है तो उसका रीजन क्या था? रीजन था जो ये सारे जो हमने जीवन को सही मान करके, व्यवस्था को सही मान करके, हमने जो मान्यता के साथ जो हम अब जी रहे हैं उसका प्रभाव है। ये है या नहीं है? भैया, हाँ आप जैसे बोले तो पहली स्टेप इसमें पठन ही है कि हम सारी पुस्तकों को पढ़ें। भैया, पढ़ने में यदि मन नहीं लगता है, क्योंकि कुछ कभी समझ में नहीं आता है, कभी आता है तो ठीक है, कभी पढ़ लिया अच्छा लगता है, मतलब वो जो पढ़ने का एक जो मन लगना ही बोलूंगी मैं उसको, तो उसको कैसे लगाएं? वो मतलब बहुत ऐसा नहीं लगता कि हाँ बस पढ़ना ही है ऐसा, वो उसमें कैसे रुचि जागृत होगी, यही नहीं समझ में आ रहा कि कैसे रूटीन में शामिल हो। हाँ, ये तो महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि ये बुक लिखा हुआ है थोड़े सा इस तरीके से कि मतलब पढ़ने में रुचि तो नहीं आती। शुरुआत में मैं बताओ, मैं बाबा जी के साथ था, कोई एक आदमी ऐसा बोल भी रहे थे कि बाबा जी जिसको भी नींद नहीं आती है ना वो आपके मानव व्यवहार दर्शन का एक पेज को पठन कर ले ना, उसको नींद आ ही जाएगी। ऐसा भी लोग बोलते थे, है ना। तो दीदी वो बात तो ठीक है आपकी, इसका क्या उपाय हो सकता है, कैसे करें?
तो मुझे जो लगता है ना कि जैसे अपने लोग को अलग अलग सबके लिए अलग निकालना पड़ेगा कि किस विधि से करें, क्या करें, नहीं करें। जैसे पढ़ते समय कुछ एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट करते चलें या बुक में लिखते चलें, है ना। मतलब पढ़ने के साथ साथ कुछ एक और एक्टिविटी करते चलें जिससे हमको उसके प्रति इंटरेस्ट बना रहे, है ना। नहीं तो तुरंत ही आलस्य जैसा आने लगता है। या फिर जो भी इस तरीके के जो देखेंगे ना, सब जगह जो चल रहा है, 6 महीने का पठन चल रहा है, चाहे वो मानव तीर्थ में हो या फिर इधर अछोटी में हो, ऐसे कई जगह जो चल रहे हैं, उसमें जाकर के एक बार पहले कर लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि पुस्तकों के पठन के प्रति जो एक तरीके का क्लिष्टता, भाषा को लेके जो क्लिष्टता का जो एक भाव रहता है ना, वो दूर हो जाता है। वो इसी अर्थ में ही ये सारे पठन के जो कार्यक्रम बने हुए हैं, जो 6 महीने का जो शिविर हो रहा है, वो इसी अर्थ में है कि अब आप जा करके वापस घर में भी पढ़ पाए। लेकिन पहली बार यदि कोई आदमी खुद से बुक पढ़ने जाएगा, उसको तो कुछ भी पढ़ने नहीं पड़ेगा, दिक्कत तो होगी। उसके लिए ये सारे कार्यक्रम बनाए हुए हैं, तो ऐसे किसी एक कार्यक्रम में कभी 6 महीने का समय दे देना चाहिए, है ना दीदी। जी भैया। नहीं तो और उपाय क्या है? धन्यवाद। देखिए, ये 6 महीने का कार्यक्रम उसी हिसाब से निकाला गया है, क्योंकि ये जो पुस्तक है वो स्वयं से पठन करना कठिन है। तो वो जब एक मैंने देखा ऐसे, मैं अछोटी में आप जाके देखिए या कहीं पर भी ना, तो सब लोग पढ़ते हैं इसको। कई लोग होंगे भी जो वो आए हुए होंगे और घर पे जैसा वो नहीं पढ़ पाते थे, वो वहां 6 महीने में रह के पढ़ पाए हैं। ऐसे जिन्होंने 6 महीने का पूरा किया हो पठन अभी, यहाँ अभी कोई है जो जिन्होंने 6 महीने का पूरा पठन किया है, या कुछ भी कहीं पर भी जाकर के एक भी बुक, दो भी बुक पढ़ा हो किसी भी जगह पे जाकर के ग्रुप में? भैया ऑनलाइन वाले में पिछले 6 महीने से ज्यादा हो गए चलते हुए, हाँ रोज 1 घंटे का पठन हो ही रहा है। और मुझे लग रहा है कि जो अभी दीदी कह रही थी कि कैसे करें, उसके लिए तो ये सबसे बढ़िया उपाय है कि हमने एक ग्रुप ज्वाइन किया, उसका एक टाइम फिक्स्ड है, उसमें आपको पठन हमको करना ही है, और वो ग्रुप में हो रहा है। और वहां जहां भी कोई डिफिकल्टी आ रही है, कोई ना कोई वहां पर साथ में सहयोग कर ही रहा है उसको थोड़ा सा स्पष्ट करने में। तो वो एक रोचकता जो है वो भी बनी रहती है, रुचि बनी रहती है, और कंटिन्यूअस जो है वो हो जाता है। मुझे तो ये बहुत ठीक लगा। बाकी जब समय मिले तो 6 महीने का जाके भी करना चाहिए, वो भी बात ठीक है। और नहीं समय मिले तो ये ऑनलाइन वाला रोज का 1 घंटा किसी तरीके से पक्का निकाल के कि इसको तो करना ही है, तो एक जो है ना कंटिन्यूटी जो है वो बन जाएगी बढ़िया। बिल्कुल, ऐसा ही कोई उपाय तो अपने को भी निकालना होगा सब लोग को। एक बार सामूहिक पठन हो जाए, उससे हमको चीजों के बारे में स्पष्टता हो जाए, है ना। उसके बाद हम दोबारा तिबारा जितनी बार, पिछली बार तो कोई बता रहे थे ना कि उन्होंने 30 बार पढ़ा है, अभी और पढ़ना है, मानव व्यवहार दर्शन को ही 30 बार पढ़ा है। क्योंकि आप एक ही चीज, जैसे मानव व्यवहार दर्शन को आज पढ़ लीजिए अच्छे से और 6 महीना छोड़ दीजिए, वापस 6 महीने बाद फिर से खोलेंगे ना, तो आपको खुद ही पता चलेगा कि यार ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, खुद ही डाउट हो जाएगा, लगेगा यार तो पढ़ा ही नहीं था। जब तक समझ में नहीं आ जाता है तब तक तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना दीदी। भैया ऐसे तो पढ़ते ही है भैया, हम लोग तो 2-3 साल से हमारे ये क्रम चलिए वो दिमाग में कहना चाहिए, या वो जो ऐसा लगता नहीं है कि पढ़ा, समझते हैं तब सीधी लगती है, जब पीछे मुड़ के देखो तो ऐसा लगता है कुछ भी याद नहीं है, कुछ नहीं पढ़ा है, ऐसा ही लगता है। हाँ दीदी, देखिए वो सब लोग के साथ, हम लोगों के साथ भी है। उसको बस यही है ना, अपने को लगता है कि नहीं उसका प्रभाव है, लेकिन है प्रभाव। ये इतना सूक्ष्म रूप में प्रभाव डालता है कि अपने को पता नहीं चलता है। तो अपने को इसमें मतलब समझ में आए या ना आए, इसको पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म रूप से जाकर के चित्त में काम कर रहा है, जो अपने को पता नहीं चलता है, बहुत धीरे 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 काम करता है। जैसे एक होता है ना, बूंद बूंद से जो कहते हैं ना कि घड़ा भरता है, इसको बोलते हैं। ऐसा लगता है यार ये एक बूंद से क्या घड़ा भरेगा, ऐसे ही एक एक बूंद का जो है ना अपने को महत्व तो नहीं दिखता है, लेकिन वही घड़ा भराता है। तो ये हो सकता है कि हमारा एक बार पठन करने से एक बूंद क्या उससे भी छोटा एक हो सकता है स्टोर हुआ हो, जिसका अपने को पता नहीं चलता है।
तो मुझे तो यही लगता है कि इसको बना के रखा जाए, चाहे समझ में आए या ना आए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने भी वही चीज किया, समझ में आया ना, इसको पढ़ते 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 मेरे को दिखता है कि भाई इसका प्रभाव अब आता है। कोई कोई सूत्र कभी पढ़ा और पता नहीं किस समय जाकर के जो है वो क्लिक हुआ। सूत्र कब पढ़ा था और 6 महीने बाद किसी दूसरी परिस्थिति में जाकर के वो सूत्र क्लियर हुआ। अच्छा, ऐसा लिखा हुआ था। तो कम से कम इंफॉर्मेशन के रूप में ही चीजें आए, समझ में आए या ना आए, इंफॉर्मेशन के रूप में ही आने लगे, ये भी काम करता है। जी बताइए। कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? नमस्ते भैया। हाँ बताइए। सभी को नमस्ते। ये बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। हमें ना बार-बार यही लगता है कि मुझे मतलब क्योंकि मैं क्वेश्चंस फ्रेम नहीं कर पा रही हूँ या कुछ ना कुछ द्वंद्व अंदर रहता है, तो ऐसा लगता है कि अभी समझ नहीं बन रही है। और ये भी लगता है कि कहीं न कहीं किसी कॉर्नर में, जैसे आप कह रहे हैं कि बूँद-बूँद से सागर भरता है, तो थोड़ी समझ बनती है और ना सारा दिन द्वंद्व सा बना रहता है। जैसे सुबह उठकर नहाकर प्रेयर करने लगी तो प्रेयर में से क्वेश्चन निकल आता है कि मन में आता है, अरे भगवान जी मेरे को ऊर्जा देना, मेरे को जो है ना मेरे को ज्ञान दो। फिर कह रही हूँ भगवान थोड़ी ना करता है, करता तो मैं ही हूँ, मेरे को ही करना है। मतलब हर चीज पे अंदर ही अंदर ना क्वेश्चंस उठते रहते हैं। आज अगर सुबह की क्लास में विकिरण प्रकाश के ऊपर बात होती है, कुछ कुछ चीजें पल्ले नहीं पड़ रही थी, तो सारा दिन दिमाग में ना वो क्वेश्चंस घूमते भी रहते हैं और ऐसा लगता है कि अभी बहुत क्लैरिटी नहीं बनी है। और पर ये है कि कुछ ना कुछ तो शायद असर हो रहा है। अब एक क्वेश्चन उठ रहा था कि ना आज अपने घर में ही कुछ बातचीत चल रही थी बेटे के साथ, तो कल उसने बड़े प्रॉमिस किए कि नहीं बाहर का ना अब बिल्कुल फुल टारगेट है कि बिल्कुल बाहर का कुछ नहीं खाना। फिर बाई चांस फ्रेंड्स आ गए, फिर खा लिया। फिर मैं क्वेश्चंस उठते हैं कि ना कर्म करने में तो स्वतंत्र है, फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है, पर अब कर्म को फल तो जो है ना वो सह अस्तित्व में तो मिलना है हमें। तो सिर्फ मेरे अकेले के कर्म से थोड़ा ना मिलना है। मैं सोचूं कि सब कुछ ऐसा ठीक हो जाएगा, मतलब अंदर ही अंदर सब कुछ चल रहा है पर बाहर अभी एक्सप्रेशन नहीं आ रहा, तो इसलिए कई बार लगता है कि समझ नहीं बन रही, पर कुछ ना कुछ तो अंदर जा रहा है। और ये चीज की खुशी भी देती है और ये वाला द्वंद अभी परेशान भी कर रहा है। जो लग रहा है कि मेरी अभी जो दो सारी दीदियों के साथ चल रहा है, जो जिन्होंने शुरू में क्वेश्चंस रखे थे, वो कहीं ना कहीं हम सबके अंदर का भी द्वंद है। बिल्कुल है ना। और वो देखिए एक्चुअली में क्या है ना, कि अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ऐसा दिया हुआ है, क्लास 1 में परफेक्ट हो जाओ, फिर क्लास 2 में, क्लास 2 की चीजें समझ में आ गई, फिर क्लास 3 में। यहाँ ऐसा नहीं है कि क्लास 1 से लेके पीएचडी सब रखा हुआ है एक साथ ही। और हम एक साथ ही, हम अभी क्लास 1 में भी हैं, क्लास 1 में हैं तो हमारे को पीएचडी की चीजें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन इंफॉर्मेशन के रूप में तो चीजें आ जाए। सारी इंफॉर्मेशन जितने समझने की सारी वस्तुएं हैं वो सब क्लास 1 में ही दे दी जा रही। अब इसके हिसाब से हम धीरे 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 सारे इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, और वो धीरे 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 जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वो चीजें स्पष्ट होती जाएंगी, है ना। इसलिए बार बार इसको मेमोरी में लाने की आवश्यकता है। हम पढ़ेंगे तभी ये मेमोरी में आएगा, एक बार नहीं 100 बार 1000 बार जितनी बार पढ़ना पड़े हमको, मतलब पुस्तक की आवश्यकता ही ना लगे तब तक हमको पढ़ते रहना चाहिए, कि पूरी पुस्तक जब तक हमारे मेमोरी में नहीं आ गया। ठीक है। बिल्कुल जी भैया। हाँ बढ़िया। और कोई कुछ बोल, क्योंकि देखिए अपने पास उपाय क्या है। मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि ये दो चीजें करने से ना अपने में प्राथमिकता बनती है। प्राथमिकता बनने का जो मैं अपने में मूल्यांकन देख पाया हूं कि भाई किस विधि से प्राथमिकता बनती है, स्वनिरीक्षण और ये पुस्तक के पठन से। पुस्तक का पठन, उस पे मनन और दूसरा स्वनिरीक्षण, इस दोनों से अपने में प्राथमिकता बनती है विकसित चेतना में संक्रमित होने की। दोनों में से कोई एक को करने मात्र से नहीं होता। या तो हम पुस्तक को सिर्फ पठन करें और हम कोई भी अपना स्वनिरीक्षण ना करें, या सिर्फ स्वनिरीक्षण करें पर पुस्तक का पठन ना करें, तो विकसित चेतना में संक्रमित होने नहीं, फिर वहां कुंठा हो जाता है, सिर्फ स्वनिरीक्षण करते हैं। तो दोनों चीजों को मतलब गहराई से करने की जरूरत है। आप क्या मतलब कितने लोगों को लगता है यही है? मैं भी बस जस्ट ये कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ क्या
यही लगता है या इसके अलावा कोई और विधि है जिससे हम प्राथमिकता बना सकते हैं? मैं भी उसी चीज में ही लगाऊं, सारा मुद्दा प्राथमिकता बनने तक का है। प्राथमिकता बन गया तो आगे काम होता ही है। आप लोग बताइए क्या लगता है, ये ठीक लगता है प्राथमिकता बनने का आधार ये दो चीज? बताइए। हाँ भैया, ये ठीक लगता है, और बाकी लोग? या इससे अन्यथा कुछ और लगता है आप लोग को लगता है कि प्राथमिकता किस विधि से बन सकता है, कोई अलग विधि से बन सकता है, तो उसके लिए आप लोग रख सकते हैं। कोई बोलना चाहेंगे? ठीक है भैया, यही दोनों मेन मुद्दे हैं। एक तो इंफॉर्मेशन के रूप में वो बराबर इनटेक बना रहे रेगुलर बेस पे, और उस आधार पर खुद का निरीक्षण करने जाते हैं तो अपनी स्थिति का भी पता चलता है, और कुछ न कुछ आचरण में कहीं न कहीं आता ही है, भाव रूप में भी अंतर खुद में महसूस होता है। तो फिर वो, क्योंकि वातावरण हमारे हाथ में नहीं है, इतना हमारे हाथ में है, ये तो हम कर ही सकते हैं, और यही इसलिए यही एक तरीका है, ऐसा लगता है भैया। बिल्कुल। देखिए बाबा जी जो है वो एक बहुत बड़ा काम करके चले गए। मेरे को आज के दिन उसका महत्व समझ में आता है कि ये पुस्तक को पठन करने का एक परंपरा बना दिया उन्होंने अपने रहते। आप लोगों में से जो लोग भी पुराने होंगे वो इससे परिचित होंगे या जानते भी होंगे कैसे उन्होंने अछोटी में 2007-8 में वो छत्तीसगढ़ के टीचर के साथ पूरे 6 महीने साल भर का वो प्रोग्राम शुरू किया, बलपूर्वक सभी लोगों को लगाया, और वो धीरे 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 सभी जो है इस पुस्तक को पठन करने का परंपरा बनाया उन्होंने। क्योंकि उनको पता था कि वो नहीं, यदि इसकी परंपरा बनाएंगे तो परंपरा नहीं बनने वाली है। इस पुस्तक को कोई नहीं पढ़ेगा, क्योंकि इतना परंपरा बन जाने के बाद चीजें कैसे आसान होती हैं ये मैं आज के दिन देख पा रहा हूं। उस समय इतना आसान नहीं था पुस्तक का पठन करना, पुस्तक पे चर्चा करना बहुत ही कठिन था। और आज के दिन जो है कितना आसानी से 6 महीने के जो है शिविर होते हैं, इतने स्मूथली होते हैं। लोग आते हैं, पूरी पुस्तक को पढ़ते हैं, और कभी कुछ ऐसा नहीं होता है कि भाई ये क्लिष्ट है या कुछ ऐसा है। इतना सामान्यीकरण हो गया। तो जागृत व्यक्ति को पता है कि भाई कैसे इसको करना है, तो उसको बीज रूप में डालने के लिए उन्होंने इस पठन को, कभी देखेंगे योगेश भैया हैं, सुवर्णा दीदी हैं, इन लोग से पूछिएगा कि इन लोग तैयार नहीं थे पुस्तक को पढ़ाने के लिए, भाई हमने ही नहीं पढ़ा, फिर भी दबाव पूर्वक उन लोगों से पढ़वाया उन्होंने, और इस विधि से उनका खुद का भी हुआ पठन, खुद भी उन्होंने पढ़ा अच्छे से। क्योंकि जो बाबा जी के जितने भी सूत्र है ना, वो कोई एक जगह पर नहीं है। जैसे अब ये सूत्र यहाँ पर दिख रहा है, कोई सूत्र कहीं और दिखेगा, अलग अलग बुक में अलग अलग जगह दिखेगा। देखते हैं, इसे देखेंगे आप लेके, बौद्धिक समाधान के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोधक तत्व भय है, कुछ यहाँ लिखा हुआ है, कुछ वहां लिखा हुआ है। तो ये सारे जब तक हम पढ़ते नहीं है तब तक हमारे को क्लियर होता नहीं है पूरा। तो पूरे दर्शन का पठन होना तो बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, बढ़िया। तो अब इस मुद्दे में और कोई कुछ बोलना चाहिए या फिर हम लोग कोई दूसरे मुद्दे पे जाएं? मैं लास्ट वीक भी मैंने रिमाइंड कराया था, एक क्वेश्चन ग्रुप में 242 पेज के ऊपर लेकर था। अगर वो नहीं हुआ है, मैंने आज भी लेट ज्वाइन किया, सॉरी, तो उसको एक बार ले लें। कौन सा है 242?
हाँ, ये अगर आप देखेंगे ना, ये इसकी स्क्रीनशॉट लेके भैया ने भेजा हुआ है, उसमें खास तौर पे एक लाइन है, एक सेकेंड। ये देखिए ना, ये दिख रहा होगा ना स्क्रीन पे, यही ना, समझने की संपूर्ण वस्तु स्थिति सत्य वस्तु ये क्या? हाँ, यही वाला भैया। इसमें लास्ट में जो है ना, लास्ट पैराग्राफ, इसमें एक लाइन है, मेरी कुछ तो मैंने चश्मा पहना नहीं है और मैं पढ़ नहीं पा रही। स्थिति सत्य अपने आप में सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य। सेकंड लास्ट लाइन भैया जो है, हर वस्तु देश के रूप में, ये वाला, उसी के रचना के समान होता है। ये बात नहीं समझ में आई। एक मिनट, कहाँ पर है ये? लास्ट की जो लाइन है ना, वस्तु स्थिति सत्य से। अच्छा, हर वस्तु स्थिति सत्य दिशा काल देश के रूप में स्पष्ट है, परस्परता में दिशा है, इकाई में अनंत कोण है, हर वस्तु देश के रूप में उसी के रचना के समान होता है। हर वस्तु देश के रूप में उसी के रूप में, देश के रूप में उसी के रचना के समान होता है। यह देश किस चीज को कह रहे हैं, पहले इस चीज से अपने को क्लियर कर ले। यह देश जो बोल रहे हैं वो व्यापक को इंगित कर रहे हैं। मतलब जो भी वस्तु कहने का मतलब क्रिया, वो क्रिया जितने एक कहें कि जितने भाग में क्रियाशील है वो उसका देश हुआ। ठीक, अच्छा। जब हम करें देश दिशा काल, तो देश का मतलब जो भी वस्तु व्यापक में जितना जगह वो छेक रहा है, वो उसका, वो उस मतलब देश की बात कर रहे हैं, उस जगह को हम इंगित करा रहे हैं उससे। अब इससे बात है, हर वस्तु देश के रूप में उसी के रचना के समान होता है। हर वस्तु देश के रूप में उसी के रचना के समान होता है। अब इससे क्या इंगित कराना चाह रहे हैं, सोचना चाहिए। हर वस्तु देश के रूप में उसी के रचना के समान होता है। ये किस पेज है? भौतिकवाद से है, नहीं? वस्तु स्थिति सत्य को लेकर ये बात कही गई है ना भैया? हाँ हाँ, वो है, स्टार्ट तो इसी से हुआ है। वस्तु स्थिति सत्य दिशा काल देश के रूप में स्पष्ट है, परस्परता में दिशा है, इकाई में अनंत कोण है, हर वस्तु देश के रूप में उसी के रचना के समान होता है। हर वस्तु देश के रूप में उसी के रचना के समान होता है। बताइए, सब मिलकर सोचते हैं। ऐसा बहुत पकड़ में तो नहीं आ रहा है अभी, क्या इसका मतलब है? किसी ने कुछ सोचा हो इस पे? हर वस्तु देश के रूप में उसी के रचना के समान होता है। ये जो उसी को बोल रहे हैं, वो किसको, वस्तु को इंगित कर रहे हैं? यहाँ जो एक है ना सर, हर वस्तु देश के रूप में उसी के रचना के समान, उसी का मतलब जिस वस्तु को इंगित कर रहे हैं उसके बारे में। देश। भैया मुझे थोड़ा समझ जो आ रहा था, मैं भी चर्चा किया था कि जो वस्तु जो है वो जैसा भी है, सॉरी, ये वस्तु जो है वो कहीं पे भी रचना होगा, कोई भी देश काल मतलब कोई भी जगह में, ऐसा मैं समझ रहा हूँ, कोई भी समय में, तो वो वैसा ही रचना होगा, कुछ अलग नहीं होगा, समान ही रचना होगा। देश के रूप में कहने का क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा और करना होगा। हर वस्तु देश के रूप में, दो चीज यहां पर है जो समझने का, देश के रूप में और उसी के रचना।
क्या यही दो चीज है ना समझने की चीज इसमें, देश के रूप में और उसी की रचना। जब उसी की रचना मैं बोल रहा हूं तो मुझे तो वही लग रहा है कि जो वस्तु की बात कर रहे हैं, और देश के रूप में मतलब वो किसी भी देश में रहे, जैसा भैया बोल रहे हैं, क्या वैसा ही इसको देखें? अभी तो भैया बहुत अच्छे से क्लियर हो नहीं रही है बात। हर वस्तु देश के रूप में उसी की रचना के समान होता है। इसका मतलब जैसे अभी अपन ये कहें कि एक परमाणु की बात करें, वो किसी भी देश में हो, मतलब व्यापक में कहीं पर भी हो, तो जो उसकी रचना है उस रचना के ही समान, मतलब उस एक जैसा ही रचना होता है। एक ये कहे चाहे वो इस देश में हो या किसी भी देश में हो। चाहे वो इस धरती पे हो, किसी भी धरती पे हो, कहीं पर भी हो अस्तित्व में, तो कोई भी एक तरीके के परमाणु की रचना देखेंगे तो वो रचना के रूप में वो एक जगह हर देश में एक जैसा है। क्या ऐसा रिलेट कर सकते हैं इसको? ये इसको तो ये तो भैया उसका वस्तुगत सत्य हो गया ना। नहीं, वस्तुगत सत्य जब उसको हम कह रहे हैं तब हम उसमें रूप गुण स्वभाव धर्म ला रहे हैं। तो देश दिशा काल जब हम कह रहे हैं तो वहां देश दिशा काल का मतलब क्या है, वस्तु स्थिति सत्य का मतलब क्या है देश दिशा काल का? कि देश से वो प्रभावित नहीं है ना। हर देश में एक समान है। नहीं, जैसे जैसे भैया जैसे मिट्टी की बात करें हम, है ना, हाँ किसी किसी जगह पर मिट्टी होगी तो रेतीली है, किसी जगह पर कलर रेड है, कहीं ब्लैक है। तो ये देश उसका जो देश दिशा काल के जिसको हम कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी जो है उस वो प्रभावित हो जाती है, उसकी रचना कहें या उसमें जो भी वातावरण का जो प्रभाव है वो आता है, और ये उसका वस्तु स्थिति सत्य हो जाता है। देश दिशा काल के अकॉर्डिंग उसकी रचना हो जाती है। जो डिफरेंस हो जाता है, मिट्टी तो मिट्टी ही है, लेकिन उसका जो फिर भी जो डिफरेंस हो जाता है वो देश दिशा काल के अकॉर्डिंग हो जाता है। ऐसा नहीं कहेंगे? ये ज्यादातर मामला तो गुण के आधार पर कि गुण अलग अलग है। मिट्टी का गुण देखेंगे तो उसमें रूप गुण अलग अलग है, यहाँ अलग है कहीं और अलग है। लेकिन रचना के अर्थ में देखेंगे तो एक ही है। रचना के अर्थ में देखेंगे तो भाई जो भी परमाणुओं की एक संरचना है ना, उन संरचनाओं का मतलब अलग अलग तरीके की संरचनाएं हैं, कंपोजिशन अलग अलग है, इतना ही है। तो रूप गुण में भिन्नताएं हुई ना। जो आप एग्जांपल ले रहे हैं उसमें भिन्नताएं तो रूप और गुण की है। तो वस्तुगत सत्य हाँ, के अर्थ में, मेनली रूप की होगी। हाँ रूप है और गुण भी हो गया, रेतीला हुआ तो अलग हो अच्छा, गया, वो गुण की हुआ तो भी हो अलग। गई, गुण की भी हो गई, ठीक हाँ, है, तो ठीक। रूप गुण की भिन्नताएं हैं। लेकिन संरचना की जब हम बात करेंगे, तो रचना की बात करेंगे तो सब परमाणु से ही मिलके बने होंगे, हाँ उनकी वो रचना में कंपोजिशन में डिफरेंसेस है। हम्म तो जो यहाँ पर जो इंगित कराया जा रहा है कि देश का मतलब है कि जो भी एक हम परमाणु की संरचना करें या परमाणु से अणु बने या कोई भी बने, वो जहां पर भी जो ये रचना होगी, जो भी होगी वो समान ही होगी। जैसे ये क्रियाएं जो भी होंगी, जैसे हाइड्रोजन परमाणु बनना है, किसी भी देश में होगा तो उसकी रचना वैसी ही होगी, किसी भी काल में होगा तो वैसी ही होगी। देश काल से आबाद है, वो बंधा हुआ नहीं है। नहीं तो क्या होगा कि आज अभी के समय धरती की संरचना अलग है, और कोई बोले कि भाई 1000 साल पहले संरचना अलग होगी या उस धरती पे अलग होगी। तो हर देश में हर काल में जो बेसिकली रचना है वो उसी समान रूप में रहती है। इसको ऐसा यदि करें, हर वस्तु हर देश में उसी की रचना के समान होता है, तो क्या ठीक बैठेगा? जैसे भैया, क्या इसको ऐसा समझ सकते हैं, मतलब आप ऐसा बताना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए एक अपन उदाहरण ले आम का,
तो आम की जो भी चीजें हैं, मतलब जो भी रचना है, आप कह रहे हैं कि वो सब जगह एक सी होगी, पर क्या उसका आकार और स्वाद ये सब तो अलग अलग हो जाएगा ना? वही देखिए, रचना का मतलब और जो आकार आयतन बोल रहे हैं ना, रचना का मतलब जब हम कर रहे हैं तो उसमें हम परमाणविक लेवल पे हम बात कर रहे हैं। जब हम आप जो रचना की बात कर रहे हैं वह वस्तुगत सत्य हो गया, रूप गुण की बात हो गई। रचना का मतलब वहां प्राण कोशा के लेवल पे देखना पड़ेगा। अच्छा, तो ये क्या होगा भैया, यदि रूप गुण अच्छा, वस्तुगत है तो ये रचना वही कर रहे हैं ना, जैसे प्राण कोशा रचना के के लेवल आधार पे। पे ये क्या? तो वही तो रचना के आधार पर मतलब बोल रहे हैं कि जो ये प्राण कोशा, जो आम का जो प्राण कोशा बनेगा, है ना, जो उसकी जो रचना होगी वो हर देश में एक समान होगी ना। ठीक ठीक भैया, आगे समझ। बाकी लोग तो ये बताइए मेरे। क्या हुआ भैया, ये कौन सा हाँ? सत्य हुआ, ये कौन सा वही हुआ? स्थिति सत्य बता रहे हैं ना। जैसे अभी ये कहें, जैसे एक ये कह सकते हैं कि इस धरती पे एक विकास क्रम दिखता है ना। जी। विकास क्रम, विकास, जागृति क्रम, जागृति दिखता है। हम कहीं और धरती पे चले जाए, यहां से बहुत बहुत ज्यादा दूर, कई लाख प्रकाश वर्ष दूर चले जाए, किसी दूसरे ब्रह्मांड में चले जाए, वहां पर भी यही होगा या अलग होगा? सेम होगा। यही होगा। रूप गुण में डिफरेंसेस दिख सकते हैं, वहां के जो व्यक्ति होंगे उनका हो सकता है कि वही संरचना जैसे यहाँ पर आदमी के शरीर की संरचना है उससे अलग होगी, लेकिन घटना के रूप में तो यही होगा, विकास क्रम, विकास, जागृति क्रम, जागृति। इससे भिन्न तो नहीं होगा ना। रूप गुण के आधार पर भिन्नताएं हो सकती हैं। रूप गुण की भिन्नताएं वहां के वातावरण, वहां का कैसा मतलब डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके की धातुएं वहां ज्यादा थी। जैसे यहाँ पर इस धरती पे कार्बन ज्यादा है, किसी धरती में हो सकता है सिलिकॉन ज्यादा हो, तो उसके स्ट्रक्चर में, रूप गुण में भिन्नताएं हो सकती है। लेकिन जब हम देखेंगे स्थिति सत्य में, मतलब जिसे हम इसको इससे जोड़े, यदि विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, तो वहां पर भी वही होगा। कैसा सोचिए सभी लोग, मतलब जरूरी नहीं है कि जो है, पर सब मिलकर के ही इसको निकालते क्या इसका मतलब है, बताइए। और नहीं, जरूरी नहीं है कि अभी क्लोज ही हो जाए, नहीं होगा तो इसको अपन लोग और कहीं से और पूछ लेंगे, किन्हीं और से पूछ करके इसको कल और डिस्कस कर लेंगे। बताइए। भैया यहाँ क्रिया की रचना को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं क्या? वही वही मतलब रचना में इसको क्रिया के अर्थ में ही देखना होगा, और उसमें भी हम परमाणुविक लेवल पे देखेंगे तो जहां भी होगा तो वो क्रिया तो वैसे ही होगी ना। जी, मतलब रचना जैसे होगी उस अनुसार वो उसकी क्रियाशीलता होगी, ऐसा भी कह सकते हैं। हाँ, हर वस्तु देश के रूप में उसी की रचना के समान होता है। एक तो इसमें आप सभी लोग भी जो है ना, जिनसे भी है मतलब डिस्कस करके कल आइएगा ना, मैं भी डिस्कस करूंगा क्या इसका मतलब है, फिर सब लोग मिल करके कॉमन एक निकालने की कोशिश करेंगे क्या इसका मतलब है। ठीक रहेगा ये? हाँ भैया। है ना? हाँ ये बरोबर है। हाँ, मेरे को जितना अभी भास हो रहा है कि मतलब ये जो भी है, मतलब एक तरीके से अस्तित्व को हम जितना देख रहे हैं अभी इस धरती पर ही तो हम देख रहे हैं कि भाई अस्तित्व में जो भी, जो हमको
दिखाया गया, 4 अवस्थाएं हैं, सब कुछ है, सारा कुछ है, जो पूरे दर्शन में हम लोग देख रहे हैं, तो हम अस्तित्व में कहाँ देख रहे हैं? इस धरती पर ही देख रहे हैं। तो अब हम किसी भी दिशा में, किसी भी देश में चले जाए, किसी भी काल में चले जाए, किसी भी दिशा में, किसी भी देश में, किसी भी काल में चले जाए, वहां पर भी वही घटना घटेगी जो इस धरती पर घटी, या उससे भिन्न घटेगा। वहां भी वही घटना घटेगी ना, तभी तो अस्तित्व जो है एक जैसा होगा। यहाँ अलग घटे, किसी दूसरे दिशा में हम कोई दूसरे देश में, किसी दूसरे काल में चले जाए, वहां कुछ अलग घटना घटे, तो फिर कैसे अस्तित्व का अध्ययन होगा? फिर तो अस्तित्व अनिश्चित हो जाएगा ना। अलग अलग दिशा में, अलग अलग देश में, अलग अलग काल में अलग अलग घटनाएं घटेंगी, तो अस्तित्व का अध्ययन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। वस्तु स्थिति सत्य का मतलब समझ में आ रहा है? ये जैसे स्थिति सत्य जो बता रहे हैं, उसको यदि इस तरीके से जोड़े कि सत्ता में संपृक्त प्रकृति बोल रहे हैं, वस्तु स्थिति सत्य का मतलब किसी भी देश में, किसी भी दिशा में आप जाइए, किसी भी काल में आप जाइए, तो घटना रूप में यही घट रहा होगा, विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, यही वस्तु स्थिति सत्य है। क्या ऐसा कहना सही है? हाँ जी। वस्तु स्थिति सत्य को कैसे आप लोग देखते हैं? वस्तु स्थिति सत्य को कैसे देखते हैं आप लोग? इसका क्या मतलब है? मानव का जो बाहर से जो स्ट्रक्चर होता है वो सब जगह अलग अलग हो सकता है, लेकिन अंदर का जो जिंदा रहना और जीना, ये सब है, वो सब जगह एक ही होगा। और किन्हीं को कुछ इसमें लग रहा हो, बताइए। वस्तु स्थिति सत्य को एक बार इसमें परिभाषा संहिता में भी देख लेते हैं। आप लोग मुझे बताइए कुछ इसके बारे में, आप लोग का क्या अनुमान है? वस्तु स्थिति सत्य भैया, मैं तो इसको इस तरह से समझ रही थी कि कोई भी वस्तु देश दिशा काल के परिवर्तन होने से उसके रूप और गुण में चेंजेस हो जाते हैं, हो सकते हैं, मतलब तो ये उसका वस्तु स्थिति सत्य है। ये उसका वस्तु मतलब रूप और गुण में रूप परिवर्तन गुण में हो तो चेंजेस नहीं होंगे ना। अकॉर्डिंग टू देश दिशा जो भी है उसके अकॉर्डिंग उसका रूप और गुण में परिवर्तन होता है। जहां पर जो वस्तु है वहां पर उसका वो वस्तु स्थिति सत्य है। ये वस्तुगत हुआ मेरे हिसाब से। तो वस्तुगत तो हुआ जो क्रिया के रूप में जो वो है, उसका जो कॉम्पोजिशन है वो वस्तुगत सत्य हुआ। नहीं, रूप गुण स्वभाव धर्म आया तो वस्तुगत नहीं। नहीं, स्वभाव धर्म आ गया तो वस्तुगत हो गया, क्योंकि रूप गुण तो बदलता है ना। जैसे आम की ही बात हो रही थी अभी, जैसे मिट्टी की ही बात हो रही थी। कॉम्पोजिशन के रूप में मिट्टी हर जगह एक है, पोषण करेगी, प्लांट्स का पोषण करती है, ये भी बात ठीक है, लेकिन वो रूप और गुण उसका जो है वो परिवर्तन होता है। जिस जगह पर है देश दिशा काल के हिसाब से उसमें परिवर्तन हो जाता है। ये उसका वस्तु स्थिति सत्य है। मुझे तो ऐसा अभी तक समझ में आता था, मेरे को लग रहा है मैं आज, चलो वैसे जितना कंफ्यूज होते हैं हर बार, उतनी बार अगले सेशन में और कोई ना कोई और क्लैरिटी हो जाती है, ये बात तो है।
हमें लगता है कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन कुछ क्लैरिटी नहीं बनती है। इस पे और सोचा जाए, वास्तविक सत्य का मतलब क्या है। मैं तो इसको अभी इस तरीके से देखता हूँ, है ना, जैसा मैंने बताया अभी, वो बेसिकली नियम से जुड़ा हुआ है। वो जो अस्तित्व का क्या घटना रूप में कहीं पे भी घटेगा, तो मतलब विकास क्रम विकास जागृति क्रम जागृति, यही वस्तु स्थिति सत्य है। रूप गुण में भिन्नताएं हो सकती है। तो वस्तु स्थिति सत्य मतलब ज्यादा सूक्ष्म हुआ। ठीक है, इस मुद्दे को रख सकते हैं और उसमें खासकर ये वाला लाइन, इसको अपन डिस्कस करके कल फिर से इसमें हम मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा सभी लोगों के लिए। और भैया एक चीज इसको भी कर लेंगे कल ही, अभी तो मुझे लग रहा है समय उतना शायद होगा नहीं, कि वस्तु स्थिति सत्य, स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य और वस्तुगत सत्य, इसका यथार्थता, वास्तविकता और सत्यता के साथ कैसे इसको लिंक करें, इसको भी एक बार जरूर रखेंगे। नहीं, यथार्थता वास्तविकता सत्य मतलब क्या, वो तीन को इस तीन से मैच कर रहे हैं ऐसा? हाँ, क्या ऐसा कुछ मैचिंग है, नहीं, ऐसा क्या तो कोई लिंक मुझे नहीं। है? नहीं, मुझे मुझे जो एक लगता है ना कि एक नैरो डाउन किया हुआ है, स्थिति सत्य वस्तु स्थिति सत्य वस्तुगत सत्य जो है ना, उसको नैरो डाउन किया है। जैसे मतलब सत्य को मुझे बताना हो, हम्म, तो सिर्फ हम पहले बोल सकते हैं सिर्फ स्थिति सत्य, क्या सत्ता में संपृक्त प्रकृति, इतने बोलने से हमारा जो है वो काम चल सकता है, यही है सत्यता। अब इसको और यदि खोलने की बात हो, इसका क्या मतलब है ना, तो अब सत्ता में संपृक्त प्रकृति के बाद जब हम अब आगे आएंगे, तो अब वो वस्तु से हम इसको जोड़ेंगे। जब हम वस्तु से जोड़ेंगे तो हम बोलेंगे इसमें विकास क्रम विकास जागृति क्रम जागृति, वो वस्तु से जुड़ गया। वस्तु स्थिति सत्य में व्यापक नहीं आया, स्थिति सत्य में व्यापक और जो वस्तु है दोनों आ गया, व्यापक और प्रकृति दोनों आ गया। जब हम स्थिति सत्य बोल रहे हैं तो सत्ता में संपृक्त प्रकृति, और जब हम वस्तु स्थिति सत्य बोल रहे हैं तो अब उसमें सिर्फ जो है प्रकृति आ रही है, विकास क्रम विकास जागृति क्रम जागृति, ऐसा। और जब हम वस्तुगत सत्य बोल रहे हैं तो अब हम अब एक उस जो पूरे इकाई है उसमें सब इंडिविजुअल इकाई के बारे में हम बात कर रहे हैं। आप सोचिए ना, स्थिति सत्य में आपने एक वस्तु और लगाया ना, तो स्थिति सत्य में एक वस्तु लगा के वस्तु स्थिति सत्य बना दिया उसको। तो स्थिति सत्य की जब बात कर रहे हैं तो वो पूरे एग्जिस्टेंस को इंगित कर रहा है, और उसको सीधा बता दिया सत्ता में संपृक्त प्रकृति। अब उसमें वस्तु लगा दिया तो वस्तु का मतलब अब क्या हो गया, अब हम प्रकृति की तरफ ध्यान दिलाना चाह रहे हैं। सोचना पड़ेगा इस पे, अपन लोग सोचते हैं, है ना, क्या इसका मतलब है। इसी विधि से हो सकता है कि थोड़ा और डीप अंडरस्टैंडिंग भी बने, डिस्कशन से ही होता है, मुझे लगता है चीजें और खुलती हैं, डिस्कशन का यही इंपॉर्टेंस है। अलग अलग डायरेक्शन से हम सभी लोग सोचते हैं तो इससे कुछ और नए आयाम खुलते हैं। ठीक है, तो एक ये मुद्दा रखते हैं कल के लिए, ठीक है भैया। हाँ, है ना। और और कोई मुद्दा है? और कोई मुद्दा? हाँ भैया, आज जो चर्चा चल रही थी उसके ऊपर और भी थोड़ा प्रश्न है। अ, जैसे कर तो रहे हैं, जैसे मैंने बताया डेली सुबह वो पठन हो रहा है, चर्चा भी हो रहा है, प्रश्नोत्तर हो रहा है। तो और थोड़ा समय, जैसे रात को भी 1 घंटा मैं कर रहा हूँ, मुझे फिर से लगता है कि और थोड़ा समय जोड़ना चाहिए, और वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि वो बाकी चीज़ तो है, परिवार वाला है, फिर आज नहीं आराम करेंगे तो फिर कल काम भी नहीं कर पाएंगे ठीक से, और वो थोड़ा बना रहता है बस में, कि और थोड़ा कैसे जोर दूं, और थोड़ा कैसे
और जल्द से जल्दी सूचनाओं को करूं, और थोड़ा तीव्रता कैसे मतलब होगा, एक्सीलरेशन वो नहीं हो पा रहा है, ये थोड़ा प्रश्न बना हुआ रहता है, इसको भी कर सकते हैं। ये सब होते हुए परिवार और ये सब काम के साथ इसको फिर कैसे बढ़ाएं। ये एक दूसरा प्रश्न मुझे तो रखा है उल्टा भैया? लगता है कि देखिए, बाकी समय जैसे हमको लगता है कि शास्त्राभ्यास, हमको पढ़ना, उस पे सोचना, यही एक अभ्यास की जरूरत है। आप जो कह रहे हैं इसको बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि हम इस जो भी दर्शन है उसके बुक को पढ़ें और उस पे हम सोचें, यही अध्ययन है। इसकी जगह इसको जोड़ना होगा कि जब हम इसको नहीं कर रहे हैं, तो जब हम व्यवहार में, कार्य में जो भी कर रहे हैं, उस समय हम इसके अनुरूप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उसका भी अभ्यास, उस अभ्यास को भी जोड़ेंगे तो हमको लगेगा कि भाई ये भी अभ्यास हम कर रहे हैं जागृति के लिए ही। हम दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हैं तो वो भी एक अभ्यास ही है, आगे बढ़ने का ही अभ्यास है। हम बच्चे के साथ समय दे रहे हैं, पत्नी के साथ दे रहे हैं, परिवार के साथ दे रहे हैं, वहां भी हम जो भी हमने न्याय को पढ़ा उस न्याय का यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं। हम यदि उसको जोड़ेंगे तो ये भी कार्यक्रम हमारा अभ्यास से जुड़ जाएगा, वरना हमारा सारा लगेगा जागृति के लिए क्या करना है, पुस्तक को पढ़ना है, सोचना है, उसी से जागृति होगी। हाँ भैया, वो तो आपने बहुत बढ़िया बताया। ये भी है, अगर वो परिवार के साथ नहीं करेंगे तो वो पता नहीं चलेगा कि हो रहा है, मूल्यांकन नहीं हो पा रहा, तो वो भी है। तो मूल्यांकन में फेल होते हैं तो भी फिर लगता है कि नहीं, और थोड़ा जोर देना पड़ेगा। बिल्कुल, वो जीने वाले भाग को और उसमें ना, इस अभ्यास को जो भी पढ़ा, जैसे धीरता, वीरता, उदारता पढ़ा, तो इसको अपने को अभ्यास करना होगा इस संबंध में ही। तो ये जो चीज है ना कि हमारा, हम एक चीज माने हुए हैं कि हमारा जो प्रोग्रेस होना है, जो उत्थान होना है, पुस्तक को पढ़ने और सोचने से होगा। उसके साथ साथ हमको व्यवहार का अभ्यास करना है, इसको भी इंक्लूड करना होगा। तो फिर वो दबाव नहीं बनेगा कि परिवार में हमको जीना पड़ रहा है और हमको पढ़ने का समय नहीं मिल रहा है ना, हमको सोचने का समय नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है, हमने कुछ देर पढ़ा है, सोचा है, उसके अनुसार हम जीने का अभ्यास भी कर रहे हैं, तो वो भी अभ्यास उसमें इंक्लूड हो जाएगा। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे दीदी? हाँ भैया, बढ़िया। हाँ भैया, थोड़ी देर पहले आप जब चर्चा चल रही थी ना, आपने कहा कि हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स को लेकर, अर्थ को लेकर हमारे सारा जो विचार है, व्यवहार है या कार्य है, मतलब कितना ऑटोमेटेड है। वो सब हम इंक्लूड करके चलते हैं। कुछ भी सोचेंगे तो हमारा कैसे धन अर्जित करें, कैसे जो है उसको बढ़ा लें, कैसे जो है उसको कम से कम वेस्ट करें, और कैसे इकोनॉमिकली मतलब उसको यूज करें। सोचते भी वही हैं, जब करने लगते हैं तो भी मतलब ये ऑटोमेटेड रहता है, और अपने आप ही उस दिशा में हमारे जो है विचार और व्यवहार और कार्य अपने आप चलते हैं। मतलब इतना ज्यादा इनबिल्ट है ये सिस्टम में। तो आप अब वही जवाब जिक्र कर रहे थे, तो जब हम पठन कर रहे हैं और फिर मनन कर रहे हैं, तो फिर उस हमारे विचार में, व्यवहार में, कार्य में इन बातों को भी इंक्लूड करें, और ये इतनी स्वाभाविक रूप से होने लग जाए कि जैसे पैसे के बारे में सोचते हैं और फाइनेंस के बारे में सोचते हैं कि कैसे कम से कम, मतलब वही लाभ हानि की प्रवृत्ति है कि मुझे नुकसान ना हो जाए। अब ये मेड काम कर रही है, ये कितना काम कर रही है, इसको मैं कितने पैसे दे रही हूँ, मेरा वर्थ हो रही है कि नहीं हो रही है, कितना एकदम से ध्यान जाता है इन चीजों में। अभी कोई फ्रूट लिया, सब्जी लिया, हमारा इस तरफ ध्यान नहीं जाता है कि वो जिससे फ्रूट लिया या सब्जी लिया, उसकी क्या स्थिति है, उसका क्या परिवार है, वो तो हम कभी सोचते नहीं। हम ये सोचते हैं कि कितना दिया इसने, क्या ठीक दिया, कि आगे वाली दूसरी वाली रेहड़ी पे चली जाती, अरे ये तो 10 रुपए सस्ता दे रहा था। मतलब पूरा कितना स्वाभाविक रूप से हम लोग वो चलते हैं, जड़ पकड़े हुए जिसको कहते हैं ना। तो बिल्कुल। धीरे धीरे जब हम इस तरफ ध्यान जाएगा तो ये वाली जड़ पकड़ने लगे हमारी, ये ऑटोमेटेड हो जाए, इसमें हमें मतलब मेहनत ना करनी पड़े, और ये अपने आप फ्लो में होने लगे ये सब। तो बिल्कुल। बस उसी के लिए धीरे धीरे अगर कोशिश करते रहे तो शायद, जैसे ये वाला हो गया है, हमें पता भी नहीं चला कब हो गया,
है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा था और हम में कब आ गया, ये अपने आप आ गया। परंपरा परंपरा इसकी बन रखी है असल में, पर नहीं, परंपरा बिल्कुल। ऐसी की बनती नहीं है, तभी तो उसमें उसमें तभी तो सेटिस्फैक्शन नहीं है, तभी तो खुशी नहीं है, तभी तो निरंतरता नहीं है उस खुशी की। लेकिन हाँ, अब ध्यान जाएगा इस तरफ और वो धीरे धीरे ध्यान बना ही रहेगा और वो इतना सहज हो जाए कि उसके लिए प्रयास ना करने पड़े इतने, तो बस उसी की तरफ जिसको कहेंगे अभी, जिसको मेहनत कह सकते हैं, कि अभी इसको श्रम की तरह लग रहा होगा, बट मुझे लगता है कि इसको करने में ना श्रम लगता भी नहीं है, तो इतना उत्सव जो है ना फील होता है कि वो श्रम सच में नहीं लगता। बिल्कुल, यही तो उपलब्धि है यहाँ पर। ये जो अलग तरीके की साधना है, पूर्ण अनुभव होने से पहले ही हमारे को सुख का पता चलने लगता है, शांति का पता चलने लगता है और उत्साह बना रहता है। तो ये नहीं होगा कि सुख शांति संतोष आनंद सब एक साथ ही होगा। सुख धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, फिर शांति, फिर संतोष, फिर आनंद। ये अलग मेथड बाबा जी ने जो अपने को दिया है। जीने में आराम मिलना उसी क्षण से शुरू हो जाता है जिस क्षण से हम इसको पढ़ करके हम इसको अप्लाई करने लगते हैं। तो थोड़ा थोड़ा आराम मिलना शुरू हो जाता है, पूर्ण आराम के लिए अपेक्षा बढ़ने लगती है ना। बढ़िया। तो आज रुके, कल मिलते हैं और वो जो वस्तु स्थिति सत्य वाले है उस पर और शोध करके, और वो जो एक लाइन है उस पर और जो है बाकी लोगों से भी आप लोग चर्चा करके फिर कल मिलते हैं, कल और इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है।